एक श्लोक है। ये श्लोक क्या बोलता है? कल हम लोगों ने जैसे बात किया ही था कि अगर कोई भी रोगी आता है तो विपरीत गुणे देशे, उस व्यक्ति का जो व्याधि है, उस व्याधि के कारण क्या है, किस देश में व्याधि उत्पन्न हुआ है, व्याधि का मात्रा, रोग का मात्रा और स्थिति, ये सारी चीजें है ना, वो हो गया। कौन से काल है, वय क्या है, शरीर की स्थिति कैसी है, अग्नि कैसा है, सातवां आदि, इन सभी बातों को विचार करके फिर हमने उस रोग, और सभी जो रोग है वो दोषों के ही आधार पर रोग तय होता है ना। इसीलिए उस दोष के विपरीत चिकित्सा करने के लिए ये सूत्र हमें यहाँ बताता है। बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द है, इसको आप लोग ने ध्यान देना है। तो विपरीत चिकित्सा करना है। और अंतिम में ये क्या बोलते हैं? अब यही बात है ना कि जब लोग आते हैं, फिर आगे इन्होंने क्या बोला, और वही बात हमारे यहाँ पर चरक संहिता के संदर्भ में, हमारे नाड़ी के संदर्भ में बातें होती है। आगे देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ कि साधनम न तो असाध्यानम। आपके सामने कोई भी रोगी आएगा, चिकित्सा करने के लिए आएगा, तो इन्होंने कहा कि जो जो साध्य रोग है, यानी ऐसा रोग जो नया नया है, जिसको ठीक किया जा सकता है, जिसका आपने डायग्नोस किया नाड़ी के माध्यम से या किसी भी प्रकार के रोग परीक्षण के व्यवस्थाओं के माध्यम से, जो आपने रोग परीक्षण किया, उसके आधार पर क्या किया आपने? आपने ये तय किया कि शरीर में ऐसा ऐसे हो रहा है, विपरीत चिकित्सा हमने देना है। लेकिन चिकित्सा किसके लिए हमने प्रवृत्त होना है? जो साध्य रोगी है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन न तो असाध्यानम व्याधीनाम उपदिश्यते, यह जो चरक संहिता, नाड़ी परीक्षण, चिकित्सा विधि, सभी किस चीज के लिए उपदेश नहीं दिया गया है? जो असाध्य व्याधि है, उस असाध्य व्याधि की चिकित्सा के लिए भैया कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है। ये जो भी उपदेश दिया जा रहा है चरक के रूप में, अष्टांग हृदय के रूप में, या सभी जो ग्रंथ है, वो कहते हैं कि भैया जो हम आपको जो बता रहे हैं ना, वो सभी साध्य व्याधि के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी बात है कि हमारे सामने क्या ऐसी व्यवस्था है कि किसको हम साध्य कहे और किसको साध्य न कहे। कोई ऐसा, आज के समय में ज्यादातर लोग जो रोगी हो रहे हैं और रोग से जो मर रहे हैं, वो दवाई न पहुंचने की वजह से नहीं, दवाई के अभाव से नहीं मर रहे, कोई भी डॉक्टर की कमी के वजह से भी नहीं मर रहे। लोगों की जो मौत हो रही है, लोग जो ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं, वो होने के पीछे का बड़ा रीजन ये है कि सही तरीका से रोग परीक्षण हो ही नहीं रहा है। अभी दवाई पर्याप्त है, पृथ्वी में इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां हैं। अब आजकल तो एलोपैथिक भी है, एलोपैथी ने सेलुलर लेवल तक में उसको डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे उन्होंने इस तरह के टूल का निर्माण किया है, बहुत सारी चीजें, लेकिन प्रॉपर तरीके से शरीर का रोग परीक्षण हो नहीं रहा है। तो इसीलिए वो रोग परीक्षण प्रॉपर नहीं हो रहा है। शरीर के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कुछ भी उसको दे दो। आजकल चल क्या रहा है आयुर्वेद में भी, अच्छा आपको स्किन डिजीज है, चलो आप एक काम कर लो, कचनार ले लो। उसके दिमाग में पहले से ये बात तय है कि अगर ये रोग आएगा तो ये देना हमने पक्की बात है। वो कभी भी इससे आगे बढ़ करके कभी काम कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक वालों ने सामान्य से विपरीत चिकित्सा देना है। ये रोग आ गया तो अगर कोई फैटी लीवर लेकर के आए तो कचना, उसको क्या कहते हैं, आरोग्यवर्धिनी देना है। भूख ना लगे तो चित्रकाति देना है। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो चंद्रकाति, ये सारे चंद्र प्रॉपर्टी देना है। हमारे दिमाग में पहले से ही सभी बातें फिक्स है। लेकिन रोगी का जब हम रोग परीक्षण करने के लिए बैठते हैं, चरक संहिता इन ग्रंथों के आधार पर दोष दोष्य सम्मूर्षणास व्याधि, दोष और दुष्य यानी धातु आपस में मिक्सअप होकर के व्याधि को उत्पन्न करते हैं। दोष दुष्य, दोष हो गया 3 दोष, उसके सब दोष हो गए, धातु और मल, ये सभी मिल करके मिक्सअप हो जाते हैं, एक आपस में मिल जाते हैं, और उसके बाद खिचड़ी जैसा बन जाता है शरीर में। अपान के जो अपान वायु है, वो अपने विकृत अवस्था में प्राण वायु को जाके रोक रहा है।
उस व्यक्ति को छींक बार बार आ रहा है और छींक के दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा है, और जैसे ही उसको हम लूज मोशन देते हैं या वस्ती देते हैं तो उसका छींक ठीक हो जाता है। ये बड़ी विचित्र की बात है हमारे शरीर के। एक हमारे गुरुजी उदाहरण दिया करते, बेटा आप शरीर के लिए वैसा न देखो, वैसे डायग्नोस न करो, जैसे रोगी आके बोलता है उस हिसाब से न चलो। उन्होंने कहा कि पैरों में चोट लगे, पैर में अगर कहीं ठोकर लगे कहीं पत्थर पर, तो आंखों से आंसू आता है कि नहीं आता? हाँ जी आता है। तो वो आंसू कैसे आ गया? अब यहाँ आंखों में आने वाले आंसू के लिए चिकित्सा आप क्या लोगे? तो कहते हैं कि इसमें चिकित्सा आपको प्रॉपर जो पैरों में जो चोट लग रहा है उसके लिए होनी चाहिए। तो इंटरनल शरीर के अंदर कहां पर जाकर के विकृति पैदा हो रहा है, इसको डायग्नोस करने के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है नाड़ी परीक्षण के अलावा। नाड़ी ही वो एक ऐसी विधा है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम ये सभी चीजें यहाँ से जान सकते हैं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि भाई हाँ, नाड़ी देख करके हमें पता चल गया। रोग परीक्षण, प्रश्न परीक्षण भी बहुत बड़ी चीज है। उसके जो सिम्टम्स, जो लक्षण है, वो लक्षण भी अगर आप पूछते रहोगे, सारे आयुर्वेदिक जो चरक के सारे सूत्र आपके दिमाग में अगर हो, एक एक करके लक्षण अगर आप पूछते रहोगे तो भी आप उस स्थिति तक पहुंच जाओगे कि इसको एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है। तो उसके आधार पर आप चिकित्सा, फिर उसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा करना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में सबसे पहला हमें जो नाड़ी सीखने का हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जितने भी तमाम जो दुनिया में बेचारे भटक रहे हैं, असाध्य समझ करके रो रहे रोज, मर रहे हैं रोज, वो असाध्य शरीर से नहीं बल्कि चिकित्सक के गलती की वजह से हो रहा है। उनको पता नहीं चल रहा है, उनको मालूम नहीं चल रहा है। उनके पास इतने बड़े बड़े डिवाइस तो हैं, डायग्नोस्टिक ऐसी मशीन तो है, लेकिन वो एक स्थिति को तो देखता है लेकिन जोड़ करके वो देख नहीं पाता। और डॉक्टर ऐसे हो गए कि मशीन अगर खराब हो गया तो डॉक्टर की आंखें खराब हो गई, उनको कुछ समझ में नहीं आती। पराधीन हो गए सब लोग। तो स्वाधीन कब बनेंगे? स्वाधीन हम तब बनेंगे जब हम अपने, हमारे हाथ में, हमारे हमारे कलाइयों में हमें हमारी जो है कि नाड़ी देखने की हमारी ऐसी प्रवृत्ति बने। लोगों ने कहा कि महाराज नाड़ी परीक्षण बड़ी दुर्लभ है, ये नाश हो गया, ये लोप हो गया। और मुझे लोग कहते हैं कि आप इसको पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका प्रचार कर रही है, क्योंकि दुर्बल ये जो है अत्यंत दुर्लभ है। तो मैं आपको कहूंगा कि दुर्लभ नहीं है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल, इसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। रोज दीवाना जैसे आपको, एक दीवानों की तरह इसके पीछे आपको लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ ये लेक्चर दे रहा हूँ, सुनकर सुनते ही आप पूरी तरह से ज्ञानी हो गए, ऐसा भी नहीं। तो ये नाड़ी परीक्षण आपको कहाँ कहाँ पर आपको जबरदस्त बेनिफिट देगा। तो सबसे पहली बात तो आपके सामने कोई एक छोटा सा बच्चा आ गया, वह बच्चा जो बोल नहीं सकता, क्योंकि कुछ रोगी होते वो अपने सिम्टम्स को बताते, लेकिन छोटा सा बच्चा वो बात नहीं कर सकता। मूर्ख आदमी, मूर्ख आदमी के कोई भरोसा ही नहीं है, एक गूंगा आदमी भी नहीं बोल सकता। ऐसे व्यक्ति जो बोल ही नहीं सकता, उनसे आप कैसे परीक्षण करोगे? लेकिन अगर उसके हाथ है, कलाइयों में अपने उंगली रखो, शरीर के अंदर के व्याधि हमें पता चल जाता है। तो हमें कम से कम ये कि हमारे पास अगर एक ऐसी विधा है, ऐसी नॉलेज है कि कोई भी इस तरह के व्यक्ति अगर हमारे सामने आएगा, वो बेशक कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसके शरीर के अंदर की जो हिस्ट्री है, उसके शरीर के अंदर की जो ऑर्गन्स है, जो विकृति है, उसके कलाई हमें पढ़ा देता है, बता देता है। जो पक्षाघाती जो होते, पक्षाघात से जो ग्रस्त जो रोगी होते, कभी कभी किसी भी प्रकार के एलोपैथिक जो टूल होते हैं, एलोपैथिक जो डायग्नोस्टिक जो सिस्टम होता है, वो उसको पकड़ नहीं पाता। तो ऐसे में नाड़ी परीक्षण उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, जो संज्ञाहीन हो रखे हैं, एपिलेप्सी जैसे, इमीडिएटली दौरा आता है, पता चलता है हाँ दौरा आ रहा है, दौरा खत्म होते ही शरीर जस का तस
कोई व्याधि नहीं, कोई विकृति नहीं, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी आप डायग्नोस करो, जस का तस दिखता है, इतना ज्यादा महंगा खर्चा किया, ये सारे रिपोर्ट बिल्कुल भी नॉर्मल आ रहा है, क्या कुछ किया जाए। लेकिन उसके भी नाड़ी जब आप वहां चेक करते हो तो वायु में आवरण आपको दिखाई देगा। मैं इस बार इस मूड में आया हुआ हूं कि मैं आपको वो आवरण भी कैसे नाड़ी से देखे वो मैं आपको सिखा दूंगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहां पर कोई भी इस तरह के जो जो डायग्नोस्टिक जो सिस्टम है हमारे एलोपैथ वालों के जितने भी हैं, वो जहां काम नहीं करता वहां नाड़ी पकड़ करके हम आसानी से, पहली बात तो इसमें कोई खर्चा ही नहीं पड़ता, चलते फिरते आप एक प्रकार के डायग्नोस्टिक टूल रहोगे, आपके हाथ में बड़े बड़े मशीन की आवश्यकता ही नहीं, चाहे वो ईजी हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे सीटी स्कैन हो, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, बस प्रैक्टिस आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। और यह एक ऐसी विधा है नाड़ी परीक्षण, ये जस्ट आयुर्वेदिक जो सिद्धांत है उसके आधार पर ये समुचित है। नाड़ी परीक्षण जो हम सीखेंगे उसी चीज के आधार, उसी चीज का ये जो है कि जस्ट आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर हम आपको यहाँ आयुर्वेद सिखाएंगे। तो एक सूत्र है जो यहाँ पर आपके सामने मैं रख दूंगा, इसे बेशक आप लोग इसको अगर आपने याद कर लिया तो ये नाड़ी यानी कि जो रेडियल आर्टरीज है जहां पर हम बाद में उंगली रखेंगे, ये हमारे कलाई है, हम बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कहाँ पर उंगली किस तरह से रखना है। सबसे पहले आप देखिए जरा, जो कणाद नाम के जो ऋषि थे जो बाद में चले गए और जाकर के उन्होंने जो ये नाड़ी परीक्षण सीखा, कणाद ने, जो शिव परंपरा का एक अनुयायी है कणाद ऋषि, कणाद ने कहा उस रेडियल आर्टरीज को, यानी जो धमनी, जो ये जो नाड़ी है रेडियल आर्टरीज के नीचे जो बहने वाली हृदय से जो 24 जो जो धमनी है, जो आर्टरीज है, जो पूरे शरीर में जो फैला हुआ है, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहा है। और इसके जो पर्यायवाची जो शब्द है उसको सुनेंगे तो आपको नाड़ी क्यों देखना चाहिए, उसका रीजन क्या है, आधार क्या है, वो सारा का सारा उन्होंने एक सूत्र में डाल दिया। एक सूत्र याद करो, पूरा का पूरा नाड़ी का सूत्र, नाड़ी का चिन्ह, नाड़ी के सवालों का पूरा जवाब ही आपके मन से हट जाएगा। पहले नंबर में देखिए जरा, हिंसा स्नायुर्वसा नाड़ी धमनी धामनी धरा तंतु की जीवित सिरा पर्याय वाचिका। पहले नंबर में शब्द है हिंसा। जो नाड़ी है, जो रेडियल आर्टरीज है, जो नाड़ी है, उसको कहा जाता है हिंसा। हिंसा का मतलब क्या है, इस नाड़ी को हिंसा ये शब्द क्यों बताया गया, क्योंकि हिंसा का मतलब है यहाँ पर इसको हिंसा, इस हिंसरा इसीलिए कहा गया क्योंकि जो नाड़ी है, जो ये रेडियल आर्टरीज है, जो ये स्नायु है, ये अगर विकृत हो जाता है तो विकृत होने पर मृत्यु कारक होने से, अगर यहाँ पर कभी चोट लग जाए, इस नाड़ी में कभी चोट लग जाए किसी कारण से भी, तो इतना रक्त का वेग वहां से निकलेगा कि इंसान का मृत्यु तक हो सकती है। कभी इंसान के जीवन में घटने वाली कोई वैसी दुर्घटना, कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि अगर किसी आदमी को 10 दिन बाद कोई व्याधि होने वाला है, क्योंकि मैं अपने शरीर में मैं कभी देखता हूँ, कई बार ऐसे मैंने देखा कि बुखार 10 दिन के बाद आने वाला है और आज से ही मेरे नाड़ी मुझे बता देता है कि हाँ भाई बुखार आने वाला, ऐसे परिवर्तन होता है। 10-15 दिन बाद की स्थिति भी आज ही हमारा नाड़ी हमें बता देता है। बस ये है कि उसको देखने की जो जो एक व्यवस्था है, जो नॉलेज है, जो स्थिति है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। तो एक तो वो मृत्यु सूचक होने के वजह से नाड़ी वो मृत्यु को सूचित करने वाला है, नाड़ी कष्ट को भी सूचित करने वाला, आने वाले समय आपके शरीर में कैसा रहेगा उस चीज को सूचित करने वाला, इसको हम पराज्ञान बोलते हैं। इसीलिए इसको हिंसरा ये शब्द बताए गए, जो मृत्यु को सूचना देने वाला है,
जो आने वाले कष्ट को पहले से ही सूचना देने वाला है, जिन्हें हम परज्ञान बोलते हैं। इन सभी शब्दों को, इन सभी स्थितियों को बताने वाला है ये रेडियल आर्टरी है, ये नाड़ी। इसलिए इसको हिंसा इस शब्द से यहाँ कणाद ने संबोधन किया है। उसके बाद आया यहाँ पर स्नायु। इसको स्नायु इस नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी लोग जानते हैं स्नायु का मतलब है जो पूरे शरीर में संहनन करता है, पूरे शरीर में सहयोगी होने के कारण शरीर संहनन में, पूरे शरीर में जो संचार करे, रस रक्त आदि धातुओं का संचार हो, जहां से उस संहनन होने के करने में सहयोगी होने के वजह से इस आर्टरीज को स्नायु इस नाम से जाना जाता है। जो पूरे स्नायु का मतलब पूरे शरीर को जो जकड़ के रखा है, स्नायुबद्धम। स्नायु यानी छोटे छोटे नाड़ी रूपी रस्सियों से पूरे शरीर को जिसने जकड़ के रखा है, न केवल जकड़ के रखा है कि उसके अंदर से रस रक्त आदि अच्छे अच्छे जो है ना, शरीर को पोषण देने वाले जो तत्व है वो वहां से घूमते हैं और शरीर के हर एक छोटे छोटे अणु परमाणु तक भी वो सभी चीजें इन्हीं स्नायुओं के माध्यम से पहुंचता है। इसलिए इसको स्नायु कहा गया। और उस स्नायु आपको उस शरीर के पूरे स्थितियों को बताने वाला होगा, क्योंकि स्नायु पूरे शरीर में जाल की तरह लिपटा हुआ है और वहां बहने वाली जो रस और रक्त आदि जो सम्मनन होने वाली जो स्थिति है वो रेडियल आर्टरी से भी होते हुए गुजरेगा। इसलिए वो स्नायु है, पूरे शरीर के हाल को बताने वाला है। तीसरे नंबर में आ गया, इसको वसा इस नाम से जाना जाएगा। वसा का मतलब होता है जो हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड को प्रॉपर तरीका से जो ढक दे, उस ब्लड के ऊपर किसी भी प्रकार का, यानी उसमें एक प्रकार का पिच्छलता, एक प्रकार के चिकनाहट पैदा कर दे, चिकनाहट पैदा कर दे। ये जो स्नायु है, यह जो रेडियल आर्टरीज है, उसके दीवारों से कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं जो वहां से बहने वाले जो ब्लड है उसमें चिकनाहट पैदा करके ब्लड को सर्कुलेट करने में यह सहयोगी करता है। तो जो नाड़ी रक्त को सर्कुलेट करने में सहयोगी रहे, ऐसे चिकना पदार्थ निकालने के वजह से निकलता है इस स्नायु से। इसलिए इसको वसा, ये शब्द वसा आप जानते हो ना, इसीलिए इसको वसा इस शब्द से संबोधन। तो ये प्रत्येक शब्द से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो नाड़ी जिसको हम कह रहे थे उसका अर्थ कितना विशाल है, कितना बड़ा पर्यायवाची, इसके बहुत सारे दूसरी भी बातें हैं। चौथे नंबर में आ गया नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है जो एक प्रकार से सुशील रचना को, एक आकृति को जो पैदा करता है। जैसे नाड़ी में जो स्फुरण होती है वहां से एक स्वरूप दृष्टिगोचर होता है जो दिखाई देता है। वो दिखाई देने वाले बाहर से जो आंखों से दिखाई दे, ऐसे जो नाड़ी जहां से ब्लड बहता हुआ आपको रियलाइज हो रहा है, स्फुरण आपको महसूस है, स्पर्श करते वक्त आपको स्पर्श का अनुभव आपको महसूस हो, तो ऐसा रेडियल आर्टरीज या कोई जो 8 स्थान है शरीर में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसके कारण से इन सभी को नाड़ी ये शब्द से जाना गया। नाड़ी कहने का मतलब ये नहीं कि वो कोई स्नायु है। नाड़ी शब्द का अर्थ है वो दृश्य है, वो दिखाई देने वाला है। उंगली लगाओ तो पाल्पिटेशन होती है, ये होने के कारण से, दिखाई देने के कारण से उसको नाड़ी कहा गया। यानी एक प्रकार की आकृति का जो निर्माण हो रखा है, जो दृश्यमान है, जो दिखाई देने वाला है। अब आ गया धमनी। धमनी का मतलब तो स्फरण से है, जो कोई पाल्पिटेशन होती है, तो जो वो पिट 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 जो हो रहा है, वो होने की जो क्रिया है उसको धमनी इस शब्द से जाना जाएगा। ठीक है, धमनी।
और धामिनी इस शब्द का अर्थ क्या है? धामिनी धामनी इस शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं के तथा अन्य रचनाओं में स्फुरण के लिए उत्तरदायी होने के कारण, यानी कि कहीं और के स्नायुओं में या किसी शरीर के दूसरे हिस्से में जो पाल्पिटेशन होती है, मतलब कहते हैं ना, सर मेरे शरीर में चूहे जैसे दौड़ता है, ऐसा कुछ होता है। तो जो दूसरी ओर ऐसा कुछ हो रहा है, उसको होने में जो जिम्मेदार रहे ये स्नायु, इसके कारण से इसको धामनी, धामनी का मतलब गतिमान से भी है, जो गतिशील होते हुए जो धड़कता हुआ जाता है उसको धामनी कहा गया, और जो धड़कता है इस धड़कन के इस आधार पर इसको धमनी कहा गया, यानी जो धड़के वो धमनी, जो धड़कते हुए दौड़े वो धामनी। अब आ गया धरा। धरा का मतलब है जो शरीर का धारण करे, क्योंकि अभी हमने बताया स्नायु के संदर्भ में कि स्नायु कैसा है, जो शरीर संवहन में सहयोगी होता है। स्नायु कैसा है, जो पूरे शरीर को स्थिर रखता है, जो पूरे शरीर को संभाल कर रखता है। तो धरा शब्द का अर्थ भी ये है कि पूरे शरीर को जो धारण करता है, जो शरीर का पालन पोषण करता है, इसी आर्टरीज के माध्यम से, इसी धमनी के माध्यम से, इसी स्नायु के माध्यम से, इसलिए इसको धरा इस शब्द से जाना गया। देखो कणाद कितने ज्ञानी थे, उन्होंने एक सूत्र से एक श्लोक बता करके इस नाड़ी परीक्षण सीखने वाले विद्यार्थी को एक ही सूत्र में पूरा नाड़ी के बारे में उन्होंने बता दिया। तंतुकी, तंतुकी का मतलब क्या होता है, जो पूरे शरीर में व्याप्त हो। तंतुकी यानी तार जैसा, जो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, हर जगह जो पहुंचा हुआ है, ऐसे हर जगह पहुंचने वाले जो स्नायु है उससे हम कहेंगे तंतुकी। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं इसको छोड़ दूं? जी सर आ रहा है। ठीक है, अब आगे जीवी जीवितज्ञ। तो जीवितज्ञ का मतलब होता है जो इस तरह के हर जगह धरा, जो शरीर को पोषण और धारण करता है, इसीलिए जो जीवन का आधार है, जो व्यक्ति को जीवित रहने में सहयोगी होता है, जीवन के लिए जो ज्ञान देने वाला है, उंगली रखते ही शरीर के ज्ञान को, शरीर के सुख दुख रूपी व्यवहारों को जो बताने वाला है, भाई वो ज्ञान भी तो संचार हो रहा है धमनी के साथ, धामनी के साथ। क्या क्या चीजें संचार हो रहा है उस रक्त, रस और रक्त में मिलकर के हार्ट से क्या क्या चीजें चल रहा है। सभी जो अर्गन है, सभी जो अर्गन है, इवन मन भी, आपके मन में क्या चल रहा है, अभी जस्ट आप क्या कुछ खा के आए हो, आप क्या सोच रहे हो, मैं आपके नाड़ी देख रहा हूं, मगर आप सोच क्या रहे हो, आपके सोच को जो पढ़ा सके, आपके मन की बातें जो बता सके, आपके शरीर के अंदर के सुख दुख रूपी भाव को बता सके, आपके शरीर के जो प्रकृति को बता सके, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है ये बता सके। एक व्यक्ति सामने से दिखने से बड़ा बलवान सा लगता है, लेकिन नाड़ी बताता नहीं तो बलवान नहीं है। तो एक ऐसी कंडीशन जहां इंसान झूठ बोलता है मगर नाड़ी उसका सच निकाल देता है सामने, इसीलिए इसको जीवितज्ञ, इसको जीवन को जनाने, ज्ञ यानी जानना, उसके जीवन के बारे में जो बताने वाला है, जीवन और मृत्यु के बारे में भी जो बताने वाला है। एलोपैथिक वाले भी करते हैं ना, रेडियल आर्टरीज में ही कहीं ना कहीं इन 8 में से किसी जगह में उंगली रखते हैं, जब किसी की मौत होने वाली होती है ऐसे उंगली रखेंगे। वो हम बाद में बात करेंगे, कहाँ 2 उंगली, कहाँ 1 उंगली, कहाँ 3 उंगली रख करके नाड़ी, ये जो है इन आर्टरीज में मतलब कि नाड़ी परीक्षण की जाती है। तो वे भी वहां पर उंगली रखते, उनको भी मालूम है कि ये कितना बड़ा ये मतलब कि इसका ये थ्योरी है, जानते हैं सब कुछ। वो सब कुछ जानते हैं एलोपैथी वाले, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन बात यह है कि नाड़ी एक ऐसा विद्या है जो बिल्कुल फ्री फंड वाला है,
इसमें कोई पैसे लगता नहीं है, ये आपकी बुद्धि की खेल है बस। लेकिन इससे अगर आप एक व्यापारी हो और चिकित्सा को ही आपने अपना एक व्यापार समझा हुआ है, तो इससे आपको लगता है कि यार कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे लिए। इसीलिए एलोपैथ वाले ज्यादातर, उनको पता है वो हो क्या रहा है अंदर, उनको मालूम है कि इसके चेहरे ऐसा है, डायबिटीज लेवल कितना होगा पता है उनको। इतने रोज पेशेंट आते हैं उनके पास, तो क्या उनमें अनुभव नहीं होगा? सब कुछ होता है, लेकिन होने के बावजूद भी वो पेशेंट को बोलते जाके आप ये रिपोर्ट निकाल के ले आओ, या आप जाकर के डायग्नोसिस करो। उनको मालूम है उसमें से क्या आना है, लेकिन ये क्या है, ये एक उनके रोजी रोटी की बात है। तो जीवितज्ञ उसके जीवन को बताने वाला है, ये शरीर के सुख दुख को बताने वाला है, ये रोग को ज्ञान कराने वाला है, ये रेडियोलॉजिस्ट, ये स्नायु, ये नाड़ी, इसीलिए जीवितज्ञ। अंतिम में देखिए सिरा। सिरा का मतलब होता है जो रक्तादि सभी जो धातु है, धातु जहां से संवहन होता है, जहां से बह करके आगे की ओर जाता है, उसे सिरा कहेंगे। सिरा, सिरा कहेंगे। किसी को पैरालिसिस हो तो पैरालाइसिस में क्या होता है, स्नायु और सिरा ये विकृत हो जाते हैं। व्याधि के संदर्भ में भी हमें मालूम होनी चाहिए कहां पर जाकर के विकृति हो रही है, कौन से रोग में स्नायु बिगड़ रहा है, कहां सिरा बिगड़ रहा है। सिरा जो रक्त को संवहन करता है, रक्त को बहने में सहयोगी रहता है। धामनी मतलब जो पल्पिटेशन होते हुए बहता है, सिरा मतलब जो बहता है। तो ये जो हमारी जो नाड़ी है, नाड़ी के संदर्भ में एक कणाद ने दिया हुआ बहुत अच्छा सूत्र है, आप लोगों ने जरूर इसको समझा होगा। अब नाड़ी के संदर्भ में फिर किसी ने सवाल किया कि महाराज रेडियल आर्टरीज में जो कलाई में आप उंगली रख करके नाड़ी रोग परीक्षण करने की बात कहते हैं, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है कि 3 उंगली रखा और एक छोटा सा नाड़ी है, और नाड़ी में रखने से कैसे संभव हो सकता है कि हम किसी के, चलो मान लिया आपने हिंसा स्नायु और वसा नाड़ी तो बोल दिया, लेकिन फिर भी मुझे ये शंका है, तो थोड़ा सा तो देखो, अब यहाँ दूसरा सूत्र उसी तरह के बड़ा जबरदस्त पता था कि यथा बीणागता तंत्री सर्वान रागान प्रवासते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते। अरे महाराज, जिस प्रकार से एक बीणागता तंत्री, एक जो बीणा होता है ना, जिन्हें हम सितार बोलते हैं, सितार में एक तार होता है, मतलब जो मीट खींचने वाला तो एक ही तार होता है, उसमें होते तो उसमें 4-5 अलग अलग तार होते हैं, लेकिन बेसिकली जो 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 सितार होता है, वो बजाने जो मींड जो खींचा जाता है वो एक ही तार होता है। तो वादक जो है वो उसमें से कितने सर्वान रागान, सभी प्रकार के रागों को वहां से निकालता है, ऐसे ऐसे स्वर व्यंजनों को उत्पन्न करता है। कुछ तो हारमोनियम भी, सा और कोमल रे के बीच के वर्ड को भी, उस अणु को भी सितार के माध्यम से वो जो है कि वो वाद्यक उसको निकाल देता है। तो तथा हस्तगता नाड़ी, उसी प्रकार से जैसे बीड़ा के अंदर एक तार है, लेकिन वो तार हर कोई बजा नहीं सकता, आप चाहो नहीं बजा सकते। भाई मैं तो सीखा हुआ हूं इसलिए मैं बजा सकता हूं, मैंने तो सितार सीखा हुआ है, मेरे पास तो सितार पड़ा हुआ है, कभी जब मूड अच्छा होता है तो जाके बजा लेता हूं। लेकिन मुझे मालूम है उसको सीखने में मुझे कितना समय लगा। अभी भी टूटा फूटा ही है, कोई ऐसा वो भी नहीं है कि भाई स्टेज शो ही करूं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक अनेक समय से अभ्यासरत जो व्यक्ति है, वही सितार को प्रॉपर तरीका से बजा सकता है। न केवल बजा सकता है, लंबे समय से प्रैक्टिस करने के बाद सितार से बड़े ही मनमोहक शब्द स्वरों को उत्पादन करता है।
और ऐसा कि सामने बैठे वाला आदमी जो है उसका दिन रात कब निकल गया पता ही नहीं। जो राग के शौकीन है, आज जाकर के देखो ऐसे लोगों के चारों ओर घूमे ही रहते कि महाराज एक राग तो सुनाओ। और जब वो झंकार लगाता वो खुद भी बड़ा मस्त होता है, सुनने वाले भी मस्त होते। तो ये उसकी बात है जिसने सिखाया। ऐसे ही भैया नाड़ी से भी हम रोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिरा है, क्योंकि वो धमनी धामनी है, क्योंकि वो जीवित ज्ञा है। लेकिन जिस प्रकार से एक टैलेंट आदमी हर रोज जिसने प्रैक्टिस किया वही बीड़ा को बजा सकता है, वहां से स्वर शब्द स्वरों को उत्पादन कर सकता है, ऐसा ही निरंतर जो प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति है वो एक ही रेडियल आर्टरीज में 3 उंगली लगा करके 4 mm के एक नाड़ी में से वो महसूस कर सकता है उस जीवित ज्ञान, उस हृदय से उत्पन्न होने वाले रस और रक्त के संवहन से वो अंदाज लगा सकता है, जान सकता है। हृदय में जो उस अर्गन के सुख दुख रूपी जो भाव आ रहे हैं उस भाव को ये पढ़ सकता है, इवन कि उससे यह संवाद कर सकता है। पहले के जमाने में लोग संवाद किया करते थे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारा जो ये शरीर है ये छोटे छोटे अणु जो परमाणु है, आप लोगों ने सुने होंगे, कभी आप लोग अगर दर्शन पढ़ोगे तो यत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा नित्य अनित्य नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपा, ऐसे करके दर्शन में हमें पढ़ने को मिलता है। जो परमाणु है, जो ये वस्तु जितने भी जो दृश्यमान जो पदार्थ है वो दो अवस्थाओं में है, एक नित्य अवस्था है और एक अनित्य अवस्था। जो दृश्य जो दिखाई देने वाला है वो अनित्य अनित्य वस्तु है वो, और उस अनित्य के अंदर दिखाई न देने वाला जो चेतनशील वस्तु है वो नित्य है, वो परमाणु स्वरूप में है। जो परमाणु स्वरूप में है वो क्या है? वह नित्य है। नित्य वह है जो कभी भ्रष्ट नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं है, जो कभी खंडित नहीं होता, और निरंतर एक समान रहता। हाँ, उसका कोई रूप नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, कोई कुछ नहीं, वो महाभूत से अलग है। उससे महाभूत तैयार होता है। महाभूत भी उसी नित्य परमाणु स्वरूप जो पदार्थ जो व्यवस्था है उसके सहयोग से पंच महाभूत पदार्थों का निर्माण करता है। तो विधान जी का जो दृश्य शरीर है यह क्या है? अनित्य है। लेकिन अनित्य शरीर में परमाणु रूप से कुछ नित्य चीजें भी तो आके बैठा है, क्योंकि नित्य परमाणु के अभाव में अनित्य दृश्यमान पदार्थों का निर्माण होना संभव नहीं है। लेकिन जो नित्य परमाणु रूप जो विधान जी के शरीर है, छोटे छोटे अणु और परमाणुओं के संयोग से जो शरीर बना है, प्रत्येक परमाणु बोलता है आपस में, प्रत्येक परमाणु के संवाद से शरीर की संवहन क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है वो ऑर्गन का जो डिजाइन हुआ, जो निर्माण हुआ, या कभी वो विकृत हो रहे, वो सभी बनना और बिगड़ना इसी परमाणु के आपसी संवाद यानी उनकी आपसी संवाद का परिणाम है। एक परमाणु दूसरे के साथ मिला, संवाद हुआ, और उस संवाद से तीसरा चौथा परमाणु आके चिपकता है, तो ऐसे मल्टीपल होते हुए बढ़ते हुए जाता है। आपसी संबंध आपसी संवाद जिस दिन नष्ट होता है, तो इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य जो है कहते हैं ना कि अंतर्ज्ञानी बनो, अंतर्मुखी रहो तो आपको ज्ञान मिलेगा। तपस्या करके ज्ञान अर्जन करके आए, सुने होंगे आपने। अमुक ऋषि तपस्या करने गए थे और ज्ञान अर्जन करके आए, तो वो कौन सा ज्ञान अर्जन करके आए? जो बहिर्मुखी व्यक्ति था वो तपस्या करने के लिए जब गया तो अंतर्मुखी हो गया। जब अंतर्मुखी हो गया, अपनी चेतना को इतना कंट्रोल उसने किया अंतर्मुखी होकर के
कि उसने अपने अणु और परमाणु के जो संवाद है उसको सुना और उस भाषा को उसने पढ़ लिया। अब वो जैसे भगवान कृष्ण के संदर्भ में जब वो संदीपनी मुनि के पास जब जाते हैं तो कहते हैं, अरे आप तो वेद वेदांत सारे नॉलेज है, आपको कहाँ से सीख लिया? क्योंकि वो तो परमात्मा है, क्योंकि वो अंतर्मुखी होकर के अपने संवाद से उन्होंने सब नॉलेज, आपके अंदर भी है वो नॉलेज, आपके अंदर भी वो सारे संवाद हो रहा है। लेकिन एक तो हम अंतर्मुखी नहीं होते, अगर हो भी जाए तो उस संवाद को हम पहचानते नहीं है, उस भाषा को हम नहीं जानते। कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा है कि जो वेद है, जो ऋग्वेद है, यह ऋग्वेद उस भाषा को सिखाने वाली एक पद्धति है। जो परमाणु का आपसी संवाद का जो भाषा है, उस भाषा को सिखाने वाला एक रिदम है, एक लय है, एक तरीका है। अगर आप वेद को सीखते हो, जानते हो, तो कैसे अंतर्मुखी होकर के उस परमाणु के भाषा को सीखा जा सके। फिर कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि लोग अंतर्मुखी भी नहीं होते, वेद से भी दूर हो गए, तो क्या करें? फिर कहते हैं कि समाज में तो जीना है ना, जैसे विधान जी आ गए, वो न तो अंतर्मुखी होना, न वो उन्होंने वेद पढ़ा, तो समाज में कुछ काम चल जाए, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तक हमने कुछ तो करना है ना, बोलना है, खाना है, कुछ एक्टिविटीज हमारी रहेगी, कुछ काम भी करना है। तो इसीलिए काम चलाऊ इस आधार पर कुछ भाषा डिजाइन किया गया, जिस भाषा को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए। इसीलिए हमें बचपन से ABCD सिखाया जाता है, वह भी एक भाषा है। यानी कि भाषा के बगैर बात नहीं बनेगी, या तो अंतर्मुखी होकर के अंदर से सीख लो, अगर अंतर्मुखी नहीं हो सकते तो बाहर से ABCD क ख ग घ इसको सीख लो। भाषा की बड़ी जरूरत होती है। तो जो नाड़ी है, नाड़ी क्या है? नाड़ी के माध्यम से, नाड़ी एक बहुत बड़ा ऐसा विज्ञान है जो कि अगर आप अंतर्मुखी होना जानते हैं तो नाड़ी उस प्रत्यक्ष सामने वाले व्यक्ति के शरीर में जो चल रहा है, उस परमाणु के आपसी संवाद को, आपसी भाषा को, संवाद को आप नाड़ी में उंगली रख के जान। ये बहुत बड़ी लेवल की ये बातें हैं, लेकिन इतना है कि हम अगर उसके भाषा को नहीं भी जानते तो उसकी उसकी एक्टिविटीज को, उसकी जो पाल्पिटेशन है, हार्ट कितना धड़कता है, किडनी कितना धड़कता है, उसके आधार पर भी कुछ उसकी जो पाल्पिटेशन है उसको भी हम समझ सकते हैं। उसके आधार पर हम रोगों का डिजाइन कर सकते, डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए बड़ा ये प्रामाणिक ज्ञान है, बहुत बड़ा ये एक क्या है, ये एक प्रामाणिक एक ये व्यवस्था है। तो एक तो हमने देखा कि हमारे हृदय से बहने वाली, निकलने वाली जो 24 जो धाराएं हैं, जो जो नाड़ियां हैं, उनमें से बहुत सारे नाड़ियां शरीर के अंदर से निकलते, अंदर से जाता है, लेकिन शरीर के बाहर कुछ कुछ जगह है जो उन 24 में से ये 8 ऐसे स्थान है, मतलब वो 24 जो धाराएं हैं हार्ट से जो निकलती है, जहां से हृदय से उत्पन्न होने वाले सुख दुख के भाव को लेकर के बहने वाली जो नाड़ी है, ज्यादातर तो शरीर के अंदर ही रहता है। लेकिन ये लिखिए जरा, उनमें से कुछ स्थान है जहां से होते हुए गुजरता है, जैसे अंगुष्ठ मूल, रेडियल आर्टरीज, अभी हमने बात किया, रेडियल आर्टरीज में हम 3 उंगली रखेंगे और उस हृदय के सुख दुख रूपी भाव को हम पकड़ लेंगे। दूसरे नंबर में एक स्थान है जहां पर वो हृदय से बहने वाला 24 जो धाराएं हैं, उनमें से कुछ धारा जिसको हम कहते हैं जंगी का धमनी, क्योंकि वो जांग में जाकर के वो प्रारंभ होता है उस स्थान में। तो ये हमारे दोनों पैरों के गुल्फ प्रांत, जहां पर पैर में जब आप ये टखनी होता है ना, गांठ होता है, आप जरा अपने पैर के वो गांठ वाली जो भाग है, क्या बोलते हैं उसको? पोस्टीरियर टिब्युलर आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज। सर एंकल। एंकल, हाँ। उस एंकल से नीचे, उस एंकल से थोड़ा सा नीचे अपने हाथ को आप रख लीजिए। अभी आप इसको जरा प्रैक्टिस करिए।
उस एंकल के पश्चिम दिशा में 2 उंगली रखिए, एंकल के पश्चिम भाग में, पश्चिम दिशा में, वहां पर आप सभी लोग कृपया अपने अपने उंगली को रखिए। वो जो एंकल है उस एंकल से पश्चिम भाग में अपने अपने एंकल में पश्चिम दिशा की ओर उंगली रखिए। रखिए जरा प्रैक्टिकली रखिए। वहां जब आप रखेंगे तो ये थोड़ा एड़ी के ऊपर गुल्फ संधि बोलते हैं, उसके पृष्ठ भाग में, गुल्फ संधि के पृष्ठ भाग में पीछे की ओर, गुल्फ संधि की थोड़ा सा पीछे, अंदर की ओर थोड़ा सा नीचे, पश्चिम दिशा की ओर, जमनी जंगी का धमनी बोलते हैं इसको, पोस्टेरियर टिबिलर आर्टरीज बोलते हैं जिसको। आप लोग सर प्रैक्टिस कुछ इसका फोटो वगैरह हो तो दिखा देते, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है थोड़ा बहुत। मैं भेज दूंगा आपको, मैं उसमें भेज देता हूँ। जो आपके जो है क्या बोलते हैं इसको, मैं चलो फोटो में भेज दूंगा। यहां पर हम लोगों ने 2 उंगली रखना है। एक बार जरा आप रख के देखिए, वहां पर रखिए, रख के देखिए। आप लोगों को मालूम है वहां पर एक रक्त मोक्षण, जब हमें जब साइटिका होता है तो साइटिका में रक्त मोक्षण करने का जो पॉइंट है कहां पर है, पता है किसी को? नहीं पता? उसी के 3 उंगल पीछे की ओर। चलो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। आप लोग जरा उंगली तो रखो वहां पर चारों ओर उंगली रख करके आप देखिए, दोनों उंगली में हो सकता है। जी गुरुदेव, गुल्फ के ठीक नीचे ही पल्स पता चलता है। हाँ, ये जो अरे ये कौन है? ये जो गुल्फ है, अब यहाँ कैसे दिखाऊं? यहाँ पर देखना है आपने, यहाँ पर उंगली लगा करके देखो, उंगली लगा करके देखिए गुल्फ के नीचे, गुल्फ के नीचे उंगली लगाइए और देखिए, यहाँ पर आपको स्पाइक दिखाई देगा। 2 उंगली रखना है। सर फिर से दिखाइए। आ रही है सर। सर फिर से एक बार दिखाइए। ये है गुल्फ संधि, ये गुल्फ। हाँ हाँ, अंदर की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए जरा उंगली लगा करके, यहाँ पर 2 उंगली लगाना है, मतलब उतना ही एरिया। सर एंकल की पीछे की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, एंकल के पीछे की तरफ। आप लोग वहां पर लगा करके देखिएगा। गुल्फ प्रांत बोलते हैं इसको। गुल्फ संधि के पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर 2 उंगल उसी स्थान पर, 2 ही उंगल रखने का स्थान है। हाँ जयप्रकाश जी, आप बिल्कुल सही जगह में गए। थोड़ा सा और नीचे जाना, आप थोड़ा सा नीचे। हाँ वहाँ, हाँ जयप्रकाश जी के ये हमारा गुल्फ संधि है। गुल्फ संधि उसी जगह में आप जरा, ये अगर आप करोगे जरा बिल्कुल सही जगह में इन्होंने उंगली रखा हुआ है। इसको आप लोग देखिएगा, जस्ट उसी जगह में गुल्फ संधि के पश्चिम दिशा की ओर इन्होंने यहाँ पर उंगली रखा हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे। वहां पर देखिए जरा, किसी को भी अगर साइटिका होना होगा, किसी के भी शरीर में अगर साइटिका होगा या पैर से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज, नी जॉइंट पेन अगर हो रहा होगा या कोई ऐसी चीजें पैरों में हुआ मतलब होने वाला होगा, किसी किसी को गाउट होता है, किसी किसी को कुछ भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो वह उंगली, वह मतलब कि इस गुल्फ संधि में आपको अजीब सा एक स्पाइक दिखना शुरू होगा। अजीब सा स्पाइक आपको वहां, एक सामान्य स्पाइक वहां आपको नजर नहीं आएगा। हाँ सर, अभी सामान्य स्पाइक दिख रहा है। हाँ अभी सामान्य दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही कोई सर गाउट, ये एंकल के नीचे है ना? हाँ जी, हाँ जी, अभी जयप्रकाश जी ने दिखा दिया है। हाँ उसी जगह में आप थोड़ा सा देखिए, वो देखिए जरा, उन्होंने दिखा दिया, वो देखिए, थोड़ा सा सेंसेशन ले जाना है एंकल से पश्चिम दिशा की ओर। सर यहाँ पर। अरे महाराज जयप्रकाश जी को देखिए ना आप। हो रहा है। हाँ वो प्रकाश जी भी सही देख रहे। वहां पर देखिए जरा, उंगली को ऐसा सीधा करके
रखिए ऐसा करके सीधा, हाँ, तो वहां पर जस्ट 2 उंगली रखने भर का वहां पर है, स्थान है, सर ज्यादा मिल रहा है सर, स्पाइक मिल रहा है। हाँ, बस उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। मतलब कोई भी इस तरह के रोगी जब अगर आपके पास आते हैं, तो पहले तो आप आपने प्रैक्टिस करना है, जैसे आप अपनी उंगली अपने पैरों में सर यहाँ पर सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय भीम, बिल्कुल सही। अब देखो आपका जो एंकल है ना, एंकल से जस्ट पश्चिम की ओर जाओ आप, पश्चिम की ओर जाओ, हाँ, उसी जगह में जहां आपने उंगली रखा है, उसके नीचे ऊपर कहीं उंगली रखिए, वहां पर आपको स्पाइक दिखना दिखना शुरू होगा। इंडेक्स फिंगर में दिख रहा है यहाँ। हाँ, बस 2 उंगली रखने का जगह है वहां, जी जी 3 भी उंगली, कुछ लोग बोलते हैं 3 उंगली से भी पता चलता है, लेकिन 2 उंगली का जगह है उस समय। तो वहां पर ना आप लोगों ने ये प्रॉपर जगह तरीके से हाँ, प्रॉपर तरीके से वहां आप प्रैक्टिस करिए, अपने पैर रखिए, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके पैर रखिए, फिर उससे एक अंदाज आपको लगेगा कि स्वस्थ व्यक्ति का ये जो गुल्फ संधि में किस तरह का स्पाइक होता है। उसके बाद करते करते आपको एक फ्लो आता है, उसके बाद जैसे ही कोई इस तरह के गाउट से लेकर के या कोई हृदय हो गया, साइटिका हो गया, इसको लेकर के, या नी जॉइंट पेन है उसको लेकर के, या क्रोस टू शीर्ष बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, कि घुटनों में होता है एक प्रकार का एकदम घुटना जो है एकदम, है ना, कफ युक्त घुटना हो जाता है, एकदम स्टिफनेस रहती है घुटने में, वो हो गया। ये सारे के सारे जो रोग है ना, उस रोग में आपको थोड़ा अजीब सा स्पाइक दिखना शुरू होगा, कफ जैसा दिखेगा, वायु जैसा दिखेगा, इस तरह के पित्त जैसा जो दोष होगा वो दिखेगा। तो आसानी से, हाँ जी, म्यूट कर दीजिए गुरुवेंद्र सर, म्यूट कर दीजिए। अरे हाँ आप, हाँ ये गुरुवेंद्र जी आपके पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, गुरुवेंद्र जी में दिक्कत है, सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट कर रखिए। ठीक है, गुल्फ संधि का हो गया। अब जरा अपने कान के नीचे, कान के पीछे की ओर नीचे की तरफ एक छोटा सा गड्ढा जैसा है, देखिए जरा, कान के पीछे थोड़ा सा नीचे आइए, कान के पीछे थोड़ा सा नीचे आइए, तो जहां पर वो जो हड्डियां जो है नष्ट खत्म हो जाती है, उसके थोड़ा सा नीचे जब आप यहाँ थोड़ा सा ना मुलायम जैसा मांस के लू थोड़ा सा दिखेगा, वहां पर एक ही उंगली रखने का जगह है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बहिर्मात्रिका धमनी, बहिर्मात्रिका धमनी बोलते हैं इसको, बहिर्मात्रिका। यहाँ पर इस स्फुरण को आसानी से आप यहाँ पर देखिए जरा, कान से जुड़े हुए कोई भी व्याधि है, कान से जुड़े हुए कोई व्याधि, कान से नहीं सुनाई दे रहा है, सुनने में असमर्थ है, ये सभी के सभी, जबकि कुछ लोग तो बोलते हैं थायराइड के लिए भी यहाँ से है, लेकिन थायराइड के लिए तो यहाँ से जाके देखेंगे, लेकिन कान से जुड़े हुए कुछ व्याधि, ब्रेन से जुड़े हुए कुछ व्याधि, वो इसी नाड़ी से होते हुए ब्रेन में भी अगर कोई रोग होगा, तो आपको इस जगह में, इस पॉइंट्स में आपको एक अजीब सा स्पाइक दिखाई देगा। सबसे पहले सामान्य व्यक्ति का इस जगह में स्पाइक देखिए, कि सामान्य व्यक्ति के नाड़ी यहाँ पर स्पाइक किस तरह से होता है, एक उंगली रखने का जगह है, आगे पीछे नीचे ऊपर करके देखिएगा, स्पाइक आपको महसूस होगा, अंदाज लग जाएगा इस जगह में मुझे उंगली रखना है। यहाँ से ब्रेन से जुड़े हुए, कान से जुड़े हुए जो व्याधि है वो हमें पता चलेगा, एक ही उंगली रखना है, उसको अंदाज लगाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास अगर नॉलेज होगा, अगर हम जानते हैं, तो जस्ट नाड़ी के ही ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि किसी को कान से जुड़े हुए समस्या है, तो नाड़ी से तो हमने पकड़ लिया, स्रोत इंद्रिय जो है उससे नाड़ी से पकड़ लिया, लेकिन कान के लिए स्पेशल अगर कोई हमारे पास यहाँ बहिर्मात्रिका धमनी, कर्णमूल साधना बोलते हैं इसको, बहिर्मात्रिका धमनी लिखिए जरा, तो उस धमनी को भी अगर हम देख सकते हैं, यह भी हृदय से आकर के टकराए हुआ एक प्रकार का ये आर्टरीज है, तो इसको हम यहीं से चेक कर लेंगे, नाड़ी से भी देखेंगे और यहाँ से भी देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ स्पाइक दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर दिखाई दे रहा है, लेकिन एंकल के जैसा उतना स्पष्ट नहीं, थोड़ा सा सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्म ही होगा ना सर, यहाँ पर बहुत सूक्ष्म है, थोड़ा सा डीप में है, थोड़ा नीचे है ये,
क्योंकि गुरु एक जी लेकिन गुरु जी इसका जो कुछ आधार होगा ना, या जैसे कि मेढक गति या हंस गति या सर्प गति जो भी हो आपके कुछ नहीं, की नहीं। यहाँ पर वो गति की बात नहीं है। तो हमें फिर पता कैसे चलेगा कि इसको ये करके हाँ, तो। तो यहाँ पर जस्ट एक सामान्य गति, वो मैं बाद में आपको मैं बता ही दूंगा ना, कफ का कैसा गति है, पित्त का कैसा है, वायु का कैसा है। यहाँ पर जस्ट जी हमने एक प्रकार के मूवमेंट को यहाँ हमने देखना है। कफ अगर होगा तो मोटा मोटा मंदा मंदा सा दिखेगा, पित्त वो तो बाद में हम सीख ही लेंगे ना, वो सारा सूत्र हर जगह लगा देना, वो सभी सूत्र हर जगह लगाना। जी गुरु। और एक एक चीज और है, अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे लग रहा है ना, तो अगर मैं उंगली को ऐसा रखूंगा, यानी वो अगर ऐसा नाड़ी है तो ऐसा करके ऊपर से भी अगर रखूंगा, तो एक उंगली के 3 भाग कर लो। अगर बीचों बीच में स्पाइक होता है तो ये वायु है, डिस्टल कर्वेचर पर हो रहा है तो ये पित्त है, प्रॉक्सिमल कर्वेचर पर हो रहा है तो ये कफ है। यहाँ पर मिडिल कर्वेचर पर अगर हो रहा है तो उसको वायु मानेंगे, ध्यान देना। वाताधिका वहन मध्ये अग्रे वहति पित्तला, पृष्ठे तो बहते श्लेष्मा। ऐसा करना है और ऐसे करके रखना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे तिरछा नहीं रखना है, ऐसे रखना है। उसके बाद देखिए जो आपके उंगली है, उस उंगली के बीच में डिस्टल में प्रॉक्सिमल में कहाँ लग रहा है। अगर मिडल कर्वेचर पर उंगली में लग रहा है तो ये वायु है, डिस्टल में लग रहा है तो ये पित्त है, प्रॉक्सिमल में लग रहा है ये कफ है। सर यहाँ पे कोई भी पल्स महसूस नहीं हो। भाई साहब एक ही दिन में होने लग जाए तो फिर तो मामला ही क्या था। करते रहिएगा, धीरे 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 आपको नाड़ी के बारे में समझ में आता भी जाएगा और चीजें भी आपको प्रॉपर समझ में आता रहेगा। सर यहाँ ना हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो हो रहा है। फील नहीं हो रहा है, फिर भी प्रैक्टिस करते करते पता चल जाए। सेंटर में हो रहा है गुरुजी। यहाँ पर जो ये हड्डी है ना, हड्डी यहाँ पर, ये हाँ हड्डी से थोड़ा सा नीचे रखिए। वहाँ पे पहले माताएं लोग काजल भी करती थी। हाँ, यहाँ पर करती थी ना माता कहाँ? हमारे काजल। हाँ, कान के पीछे। हाँ, कान के जस्ट पीछे देखो, ऊपर से नीचे की ओर पीछे से लेके आओ अपनी उंगली को, ऊपर से नीचे की ओर उंगली लेके आओ पीछे से। हाँ उसके बाद देखो यहाँ पर हड्डी है, हड्डी से धीरे धीरे नीचे आइए, थोड़ा सा गड्ढा सा दिखेगा, हाँ उसी हाँ। जगह में टिक जाओ और आगे पीछे देखो जरा। तो उसको देखते रहिए कहाँ पर आपको दिखाई देता है। मिडिल कर्वेचर में पल्स पता चल रहा है गुरुजी। हाँ जी, बहुत धीमी धीमी, मिडिल कर्वेचर में हाँ पता चल रहा है, एकदम हल्का पल्स है। धीमी धीमी लगेगा यहाँ पर। जैसे कफ की चाल लग रही है। हाँ, तो वो तो कफ का स्थान ही कफ का, ये मस्तिष्क जो है ये कफ का स्थान है। बहुत धीमा धीमा कुछ आ रहा है। हाँ, बस धीमा धीमा ही आएगा, यहाँ पर ज्यादा नहीं आएगा, बहुत छोटा सा स्थान है वहां पर बस। अब आ गया चौथे नंबर में गला, ग्रीवा। कंठ में हमारा जो ये ग्रीवा है, जो कंठ है, इसके दोनों साइड में से एक नाड़ी गुजरती है, दोनों साइड में। यहाँ तो आसानी तक से यहाँ हम 3 ही उंगली रख सकते हैं,
कुछ लोग कहते हैं 2 उंगली रखना, लेकिन मुझे तो 3 उंगली रखने में ही समझ में आता है। जहां पर ये जो है ना, ये यहां पर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, नाड़ी आसानी तक से यहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसको महामात्रिका धमनी कहते हैं। हमारे लेफ्ट साइड ना, ये लेफ्ट साइड ना, बाहां साइड दिखाई दे रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दिखाई देगा, क्योंकि यह जो महामात्रिका धमनी है दोनों साइड से ब्रेन की ओर जा रहा है। ब्रेन के जस्ट हमारे टेम्पोरल लोब हो गया, सभी लोब में जाएगा सर्कुलेट होते हुए ब्लड को, और हमारे ब्रेन के जस्ट बीचों बीच में भी ब्लड को लेके जा रहा है। सर कौन सा एरिया? ज्यादा प्रेस करने के बाद दोनों दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं आसानी तक से दिखाई देगा, थोड़ा सा अंदर प्रेस करिए। जी जी, लेकिन थोड़ा कम करने से बाएं साइड दिखा रहा है, थोड़ा ज्यादा करने से दोनों तरफ का दिखा दे रहा है। देखो ये जो बीच के जो गांठ है ना, ये यहाँ पर, इससे कम जी। से कम 3 उंगली आगे, यहाँ पर 3 उंगली रखो, ऐसा करके 3 उंगली रखो। अरे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ो ना, आपको यहाँ तो स्पष्ट नाड़ी दिखाई देनी चाहिए। दिखाई दे रहा है गुरुजी। अब यहाँ सर पर पल्स आप मिल रहा है? 3 उंगली रखिए और आसानी से आप बताइए। अब इसको ना देखने का ऐसा नहीं है, पीछे से आकर के ऐसे देखना है इसको, जैसे कोई पेशेंट, हाँ ऐसे कोई पेशेंट को बैठाना है, उसके पीछे की ओर जाना है और ऐसे करके उसको वहां से चेक करना है। ग्रिप को ऐसे बना करके ऐसे करके देखना है उसको। फिर उसके बाद देखिए कि कहाँ पर लग रहा है। किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल हो, कोई भी ऐसे कोई भी चीज हो, इतना ही नहीं है, आप यहाँ पर नोट करिए कौन कौन से रोग हमें हो सकते हैं। यहाँ से एक तो आगंतुक ज्वर बोलते हैं जिसको, आगंतुक ज्वर, आगंतुक ज्वर, जैसे आगंतुक ज्वर क्या क्या हो गया, जैसे आपका कोरोना हो गया। कोरोना क्या है? आगंतुक ज्वर है। कोरोना भी, अगर कोरोना को परीक्षण करना है तो यहीं से परीक्षण करना है, क्योंकि वो आगंतुज है। आगंतुज का मतलब जो बाहर से आया है। तृष्णा, प्यास, अगर प्यास लगता है तो भी वहीं से देखना है। व्यायाम, कोई आदमी एक्सरसाइज खूब ज्यादा कर रहा है, वहां पर उंगली लगा के देख रहे ना, आपको मिडिल फिंगर में स्पाइक बड़े तेजी से दिखेगी। सर फिर से बोलिए। हाँ, मतलब कौन सी बीमारी दिखाई पड़ता है? एक, हाँ जी, मतलब कौन सी बीमारी यहाँ पे पता चलता है? पहले बात तो सबसे बड़ा तो है थायराइड, गले से जुड़े हुए सभी बीमारी, एक तो हो गया टॉन्सिल हो गया, थायराइड हो गया, ये प्रमुख हो गया। दूसरे नंबर में आगंतुक ज्वर। आगंतुक ज्वर में क्या क्या आते हैं वो आप लोग देखिए। अब आ गया तृष्णा, यानी कि प्यास लगा हुआ है किसी आदमी को। जो प्यासी आदमी होता है उसके यहाँ पर एक अजीब सा आपको स्पाइक दिखाई देगा। व्यायामी, जो आदमी ज्यादा व्यायाम करके शरीर नष्ट हो रखा है, या जो आदमी व्यायाम करके आया है उसके भी यहाँ से, जैसे होता है ना, आपके पास नाड़ी देखने के लिए, दिखाने के लिए कोई आदमी आया और रनिंग करके आ रहा है, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको स्पाइक दिखाई देगा। कोई आदमी गाड़ी से आ रहा है, कोई आदमी प्लेन से आ रहा है, मोटरसाइकिल से लंबे दूरी से वो आ रहा है, तो यहाँ पर उसके स्पाइक अजीब सा दिखाई देगा। ठीक है। शरीर में थकावट, अगर आदमी ज्यादा थका हुआ होगा तो उसके उस जगह में, यानी कि ग्रीवा प्रांत में जो दिखाई देगा, ये रहेगा कि आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ है। वहां पर उसकी जो स्पीड है एकदम धीमा धीमा सा, मरा मरा सा, उस टाइप का दिखाई देगा एकदम। जैसा ऐसा होता है ना कि जैसे क्या बताऊं मैं, उस टाइप का कमजोर भय, यानी कोई आदमी डरा हुआ है, कोई आदमी शोक यानी चिंतित है, डिप्रेशन के तनाव में है, कोई आदमी क्रोधी है, तो ऐसे भी यहाँ के जो ये धमनी है वो अधिक स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। अब ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बात है,
चिंतित अवस्था में, डिप्रेशन में, टेंशन होने पर, भय के समय में डरा हुआ है, रोने की आ रही है, कोई आदमी रो रहा है, उस समय यहाँ पर उसके नाड़ी जो है अजीब सा दिखाई देगा, यानी कि यहाँ के धड़कन तेज होगा, क्योंकि ये सभी जो एक्टिविटी है हृदय को प्रभावित करता है। हृदय में होने वाली जो नेगेटिव, उस तरह की जो धड़कन, जो उसकी जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट का एक तार यहाँ से होते हुए यहाँ से हम, अब आ गया नासा मूले अंगुलिद्वयम। नासा मूल में, ये जो नासा है, इसके मूल में यहाँ पर उंगली रखी है बॉडी में। कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि ये एक ही समान है। यहाँ पर ये देखिए, मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? बहुत पतला तार जैसा आपको इस पर दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। इसको भी महामात्रिका धमनी कहा जाता है। यह जो है, अगर कोई आदमी के मृत्यु, किसी आदमी के मृत्यु, जैसे कोई आदमी मरने वाला है, जाकर, हाँ जी प्रकाश जी बताइए। संजय भाई माइक बंद करवा दीजिए सर जी, इनके अजय मतलब कुमार आवाज आ जी रही है। प्लीज आप बंद करिए। यहाँ पर उंगली रखना है। अगर किसी आदमी के मृत्यु होने वाला है तो यहाँ से आपको एक अजीब सा स्फुरण दिखाई दे, मतलब ज्यादा स्फुरण होगा। अदरवाइज तो छोटा हो रहा है, पतला सा तार जैसा हो रहा है, मंद मंद, बड़े ही ध्यान से देखने पर स्पाइक हो रहा है तार जैसा। लेकिन जैसे ही कोई आदमी मरने वाला होगा तो यहाँ पर उसकी स्पाइक बड़ी तेजी हो जाएगी। कामेच्छा, अगर कोई आदमी के मन में सेक्स के प्रति बड़ी चाह होगी तो यहाँ उंगली लगाना, प्रैक्टिस करके देख लो, तो यहाँ पर स्पाइक बड़ी खतरनाक दिखाई देगा। गले से जुड़े हुए जो व्याधि है उसका तार भी यहीं पर जुड़ा हुआ है, चाहे वो टॉन्सिल हो, चाहे वो कोई भी हो, थायराइड हो, ऐसे कोई भी हो। एक उंगली से पता चल रहा है सर। एक ही से, यहाँ एक ही उंगली रखना है, यानी कि सर हल्का हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, हल्का हल्का होगा। जीवन और मृत्यु के बारे में ये बताने वाला है। ये जो है आपके कामेच्छा, काम शक्ति के बारे में ये बताने वाला है। ये कंठ, गले से संबंधित व्याधियों में ज्यादा उत्तेजित होने वाला है। सिरागत व्याधियों में ये ज्यादा, जैसे सिरागत व्याधि कहाँ कहाँ होगा? सिरागत व्याधि जैसे आपका माइग्रेन हो गया, जैसे आपका पैरालिसिस हो गया, इस तरह के जो व्याधि है इसमें जैसे आपको सिरा, और भी बहुत सारे व्याधियां हैं, जैसे आपके गाउट हो गया, ये भी सिरागत व्याधि है। तो इस तरह के व्याधियों में आपको जितने भी जो सिराओं में होने वाली जो विकृति है, उस विकृति को तुरंत यहाँ पर, ये यहाँ के जो नाड़ी है, आपको अजीब सा स्फुरण दिखाई देगा। सर फिर से बोलिए, क्या क्या पता चलता है यहाँ पे? जीवन, मृत्यु, कामेच्छा, कंठ, गले के रोग, सिरागत, सिरोगत रोग, सिर में और सिराओं में, सिर से जुड़े हुए रोग, किसी को माइग्रेन है, किसी को सिर में दर्द ठीक है। सर, ताकि लिख सके आराम से। ओके, जीवन, मृत्यु, कल वीडियो देख करके कर लेना, कोई बात नहीं, आराम से। कामेच्छा, कामेच्छा है ना, गले से जुड़े हुए रोग, सिरागत, सिराओं के खराब होने से होने वाली रोग, सिरोरोग, सिरोरोग यानी सिर में होने वाली रोग, कर्ण रोग, कान में होने वाली रोग,
इन सभी रोग में यहाँ पर एक अजीब सा स्फुरण दिखाई देगा। अब आ गया नेत्र नाड़ी, आंख के बहिर्कोष्ठ, आंख जो है इसके बाह्य कोण में यहाँ पर, यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कपोल यहाँ के नीचे, कपोल के नीचे, ये जो है ना कपोल माथा, नीचे यहाँ पर जो गड्ढा सा भाग है स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यह भी एक बड़ा खतरनाक मर्म स्थान है, क्योंकि यह हृदय के 24 धमनियों में से एक धमनी आकर के यहाँ टकरा करके फिर अंदर चला जाता है। ये वो नाड़ियां हैं जो अंदर से होते हुए हमारे स्किन के पास में से होते हुए गुजरता है, फिर अंदर चला जाता है। लेकिन आचार्यों ने तपक से पकड़ लिया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संजय जी, थोड़ा मुझे लगता है आप थोड़े से ऊपर रख रहे, थोड़ा सा और पीछे जाइए। यहाँ तो हाँ, ये सोमनाथ डे, आप बिल्कुल सही जा रहे। थोड़ा सा ये जो है ना आंख का जो ये है हमारा, ये जो है ना आंख, एक आंख को सीधा काटिए और एकदम सीधा इधर जाइए। कोई है जिसको नहीं मिला? विधान शर्मा जी, मिला आपको? वहां पे तो ऑटोमेटिक गड्ढा जैसा है गुरुजी, यहाँ पे जैसे ये हाँ 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 यहाँ हाँ, गड्ढा वो जैसा गड्ढे में ही देखना है। पुल, जी पुलपुला जैसा है। हाँ बस बस, स्पष्ट, मुझे तो बहुत स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको उत्तान संखिनी धमनी बोलते, उत्तान संखिका धमनी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज बोलते हैं इसको। जितने भी हमारे मानसिक आवेग है, मानसिक आवेग, मन के जो आवेग है, उन सभी आवेगों को हमने यहाँ से चेक करना है। जितना जितना आदमी मन से कच्चा होगा, मानसिक अवस्थाओं से असंतुलित होगा, उतना उतना यहाँ पर स्फुरण तेजी दिखाई देगा। तेरे बुद्धि नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, कहते हैं ना, अरे तेरा है नहीं का, ये टूट गया क्या? तो उनको भी मालूम है, हमारे उनको भी मालूम है कि जो है मन की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी नाड़ी यहाँ से ही होते हुए गुजरती है। इसलिए कहते हैं तेरे बुद्धि है नहीं क्या, तेरा मन साफ नहीं है क्या? यहाँ पर उंगली लगा करके, ओए तेरे बुद्धि सही नहीं है, यहाँ पर उंगली, क्योंकि इसका नाम है उत्तान संखिका धमनी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज। इससे हम मन से जुड़े हुए जो व्याधि है या मन से होने वाली जो विकृति है उसका आकलन यहाँ से करेंगे। अब 2 नाड़ी है, अभी तक मैंने 6 स्थान बताया, अब 2 और स्थान है, उसके बाद एंड है। 7वें नंबर में जो नाड़ी है वो जीभ के मूल में है, लेकिन यहाँ हम अपने उंगली संभव नहीं है वहां तक ले जाना। जीभ के मूल में है, मुख के अंदर जीवा के मूल में, जो जीभ है उसके मूल में ये नाड़ी रहता है। यह नाक, गला, मुख, पेट से जुड़े हुए जो रोग है उसको दिखाता है। जीवा नाड़ी बोलते हैं इसको, कैरिटोइड आर्थराइटिस आर्टरी बोलते हैं इसको, कैरिटिड आर्टरी इसको बोलते हैं। तो ये नाक के रोग, गले का रोग, मुख का और पेट का उदर रोग और जीवन और मृत्यु को बताने वाला है। अब आ गया हमारे, अगर पुरुष है तो पेनिस, पेनिस के मूल में ऊपर से, पेनिस के ऊपर से मूल में, जहां से पेनिस शुरू होता है
उस सेंटर में, उस दीवार में उंगली लगाने, और अगर स्त्री है तो उसके जो वजाइनल एरिया है उसके पीछे की ओर, उसके साइड में पीछे की ओर नाड़ी देखने का व्यवस्था है। इसको वंक्षण प्रांत भी इसको बताया जाता है। तो इसको वही श्रोणिका धमनी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज, एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज। सर यही है ना? जी 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 जी, बिल्कुल सही है, आपने सही एकदम निकाला है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज बोलते हैं इसको। यह जो है क्या क्या देखना है हमने इसके स्फुरण से, तो प्रजनन संस्थान की जो विकृति है, प्रजनन संस्थान की विकृति, लेडीज अगर है तो उसके प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई बातें, उसके प्रजनन संस्थान की जो व्यवस्थाएं हैं, बच्चा कैसे हो रहा है, होके खराब क्यों हो जाता है, आदि तमाम बातें, उसके सीमन से जुड़े हुई बातें, शुक्र से जुड़ी हुई बातें, अधरांगवात जो पैरालिसिस है उसको हम जो बोलते हैं ना अधरांगवात, उसमें स्लीपद, स्लीपद का मतलब है बिहार के साइड में होने वाला एक ऐसा रोग जिसमें दोनों पैर पूरी तरह से हाथी का जैसा स्थिति, हाथी पांव बोलते हैं जिसको स्लीपद, हाथी पांव। सोमनाथ डे आपके तरफ होता है हाथी पांव? फिलेरिया, सर फिलेरिया। कुछ अलग सा नाम बोलते होंगे। हाँ, वो सोथ फाइलेरिया ऐसा कुछ नाम होगा, मुझे फाइलेरिया, हाँ जी हाँ याद जी, नहीं आ रहा। फाइलेरिया, फाइलेरिया। फाइलेरिया, हाँ जी। तो यह जो व्याधि है इसको अब देखो, हम तो संस्कृत आयुर्वेद जानने वाले मतलब पढ़े हुए हैं, तो इसको श्लीपद बोलते हैं, है ना, हाथी पांव भी बोल देते। तो इसमें क्या है कि एक प्रकार के सर ये एलिफेंटाइटिस है। हाँ, एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं इसको, हाथी पांव हो गया ना, अब इंग्लिश आप बोलो, एलिफेंट मीन्स तो हाथी हो गया, हाथी पांव, उसके पैर जो है हाथी के जैसा हो जाता है। एक प्रकार का संक्रमण बिहार के साइड में जहां पर पानी बहुत ज्यादा जमा हुआ रहता है ना, देखो बिहार के साइड में, बंगाल के साइड में भी पानी बहुत ज्यादा फैला हुआ जमा हुआ रहता है। एक बार बारिश आ गया, पता नहीं कितने महीने तक वो पानी तालाब में पड़ा हुआ रहता है, खेतों में, जंगलों में, घर में, उधर ही मच्छर, उधर ही कीड़े मकोड़े सारे पनपने लगते हैं, वो पानी वहां से निकास नहीं होता। तो वही वो स्थिति है कि वहां से वो ये रोग के जो जीवाणु है वो पनपता है, और उसके संपर्क में अगर कोई कफज रोगी पहुंचता है, मतलब हर किसी को ये रोग होगा ये नहीं ना होगा, तो पहले से ही कफ से जुड़े हुए, कफ दोष से जुड़े हुए कोई व्याधि से ग्रसित हो, कोई ऐसे लेडीज या कोई ऐसा जेंट्स, तो उसको ये पकड़ लेता है और शरीर के अंदर जा करके संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशय, सारे चीज करके फिर व्याधि उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 8 स्थान यहाँ देखा, जहां से होते हुए ये जो हमारे हृदय से बहने वाले जो धमनियां हैं वो स्किन के बाहर आकर के जो टकरा करके फिर अंदर चले जाता है, तो वहां से हृदय के हर एक व्यवस्थाओं को उन उन स्थान में, अभी देखो यहाँ पर हर जगह चीजें हमारे गुल्फ से हमारे घुटने क्या कहते हैं, हमारे गुल्फ स्थान, पैरों से लेकर के कनपट्टी तक सभी स्थितियों को चेक करने के लिए अलग अलग जगह बता दिया। नाड़ी से तो हमने सब रोग देखना है, सब स्थितियों को चेक करना है, परखना है, लेकिन उसके साथ साथ स्पेसिफिक हम इन अलग अलग जगह से भी हम उस स्थान से जुड़े हुए जो व्याधि है उसका भी हम परीक्षण करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ चीजों को यहाँ सीखा। अब कल हम लोग इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग देखेंगे नाड़ी परीक्षण का कारण क्या है, स्त्री और पुरुष के संदर्भ में लेफ्ट और राइट का क्या कारण है, कूर्म चक्र का क्या विधान है, वो सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे और इसी तरह से क्रमशः हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो बताइए।
सर ये कनद ऋषि का जो श्लोक आपने बताया उसमें एक था तंतु की जीवितंका च शिरा पर्यायवाचक है। पर्यायवाचक का मतलब क्या है? एक सेकंड, सूत्र में जाऊं। पर्यायवाचक, सर पर्यायवाचक का मतलब होता है, ये पर्याय का मतलब इसके विविध इस तरह के नाम है ये बताया है। ये पर्याय का मतलब है जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उस बात को बताने वाला है। मतलब ये पर्यायवाची शब्द है। ये पर्यायवाची नहीं समझते आप? हाँ अभी समझा। पर्याय का मतलब है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? विपरीत, उल्टा। नहीं 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 नहीं, उल्टा नहीं। पर्यायवाची का मतलब होता है उसी भाव, सिनोनियम। जैसे जैसे अगर मैं कहूँ सिनोनिम सिनोनिम एक, हाँ जी, सिनोनिम। हाँ सिनोनिम। एक जैसे एक को हम मनुष्य को इंसान भी बोलते हैं, मानव भी बोलते हैं। तो उस मनुष्य को मानव क्यों कहा गया, इंसान क्यों? मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते इति मनुष्य, मनुष्य भी कहा जाता है। तो एक इंसान को मनुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते, वो मनुष्य इसीलिए है क्योंकि वो जिस प्रकार से एक माता अपने दोनों चिमटी से वो धागे लगाती है ना, ऐसे ऐसे करके ऊन जो है, ऊन का जो बुनती है और बाद में एक बढ़िया सा स्वेटर तैयार करती है। तो एक धागा से करते करते डिजाइन, मतलब वो जोड़ते जोड़ते एक एक सूत्र में वो पिरो देती है और एक स्वेटर समूचा तैयार होता है। इसीलिए इसी तरह मनुष्य इस शब्द का अर्थ इसी बात से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो अपने प्यार से, विश्वास से लोगों के साथ कनेक्टिविटी उसकी रहती है। करने में बड़ा मजबूत है इंसान, बहुत जल्दी लोगों के साथ प्यार करता है, दिल से दिल जुड़ जाता है ना। इंसान में क्या है, कनेक्ट होने की एक जो पावर है, जो व्यवस्था है, उसको देख करके मनुष्य ये शब्द रखा है इंसान को। संजय जी मनुष्य है क्योंकि वो लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते, जुड़ जाते, बहुत सारे समूह को तैयार करते हैं। अगर नहीं तो वो मनुष्य नहीं है ना। अब जैसे माँ हो गई, मम्मी पापा भाई, शादी हो गया, पत्नी भी बहुत जल्दी अपनी हो जाती है और ऐसे अपनी हो जाती है कि अगर वो छूट जाए तो आंखों से एकदम दुखी हो जाता है इंसान। तो वो यानी कि समझ में आया ना, या कनेक्टिविटी होने की स्थिति को, तो इसको हम बोलते पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची के संदर्भ में ये जितने भी जो ये शब्द है, हिंसा, स्नायु, वसा, नाड़ी, धमनी, धामनी, धरा, तंतु की जीवितज्ञा, सिरा, ये एक ही नाड़ी के अलग अलग नाम है। जो अलग अलग नाम है वो उनके कर्म के आधार पर रखा गया है, यानी कि उस नाड़ी के कर्म को बताने के लिए ये पर्यायवाची नाम है। विधान जी आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है, म्यूट है। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? सर यहाँ पे भी तो पल्स मिलता है ना? नहीं मिलता तो है, मिलता तो जहां भी उंगली रखोगे वहां हर जगह ही मिलता है, क्योंकि सर्कुलेशन तो, ब्लड का सर्कुलेशन तो हर जगह हो रहा है ना। यहाँ तो हम जो देख रहे हैं, जो हृदय से जो 24 धमनियां है, 4 धमनियां एक साइड में, 10 धमनियां ऊपर की ओर, लेफ्ट नीचे की ओर 4 धमनियां, ऐसे करके 24 जो शाखाएं हृदय से जो निकल करके आती है, यहाँ उसकी बातें हो रही है। वो जहां जहां होते हुए गुजरती है उसकी बात है। बाकी तो कहीं भी उंगली रखोगे, जहां जहां नाड़ी है, जो जीवित आदमी है, हर जगह स्पाइक होगा ही ना। चलिए प्रैक्टिस करिएगा इसके ऊपर। अभी भी जस्ट एक आज की क्लास भी प्रैक्टिस करने योग्य नहीं है, इसको भी जस्ट एक समझने वाली बात है। और बाकी हम कुछ दिन के बाद जब हम नाड़ी के अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर उसमें हम करेंगे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस। आप लोगों ने क्या करना है? सर सर उस पॉइंट पे मतलब फोटो कुछ मतलब दिखाने की कोशिश कीजिए।
हाँ ताकि हम मुझे लोग अच्छे कोई से और भी मुझे अभी आपको किस चीज का फोटो चाहिए बताइए। मतलब जो परफेक्ट पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। देखो परफेक्ट पॉइंट मैंने बताया, नाक के यहाँ पर हो गया, कनपट्टी पे हो गया, जत्रु ग्रंथि हो गया, और कहाँ कहाँ है हमारे पेनिस के उसमें ऊपर हो गया। हाँ और कहाँ है, और हमारे अब एक आगे आपको वो जो पैर के टखने में, तो वहां पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके ओके। वहां पर आप YouTube में देख लो कि अगर साइटिका होती है तो उसमें रक्त मोक्षण कहाँ से किया जाता है, उस पॉइंट में हम यह नाड़ी देखेंगे। मतलब उसी जगह में नहीं, उससे कम से कम 3 उंगली ऊपर, क्योंकि वो रक्त मोक्षण थोड़ा ऊपर किया जाता है, उससे थोड़ा सा नीचे पश्चिम भाग में भैया जो गांठ है, उस गांठ गांठ के सीधा एक रेखा खींचो ना पीछे की ओर। सर वहां पे 2 उंगली बैठता है ना? हाँ कुछ लोग कहते हैं 3 उंगली, कुछ लोग कहते हैं 2 उंगली। रावण रावण में लिखा हुआ है 2 उंगली, और वासवकृत ऐसे कुछ बुक है उसमें लिखा है 3 उंगली।